तो चलो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जब भी कोई किसी भी बिजनेस में हमने अभी तक पढ़ा कि ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे अकाउंट हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो उन टर्म्स का मतलब क्या होता है वही हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है अर्निंग पर्पस के लिए, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दो तरह की एक्टिविटीज़ हो गई हमारे पास होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी। तो सोशल एक्टिविटी मतलब जो हम चैरिटी करते हैं वो हो गई, जो हम दान वान करते हैं वो सब। तो नई बिजनेस ट्रांजेक्शन सोशल एक्टिविटी नहीं है, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग पर्पस से ये परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि बिजनेस ने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो उसके पास कैश कम हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क पड़ा, और बिजनेस से गुड्स बेचे, सामान बेच दिए, तो उसके पास कैश आया, इससे फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क पड़ा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली वही होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, उसी को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसने गुड्स खरीदा, सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसको सामान को बेच दिया उसने, उसको उसका रेवेन्यू हुआ, मतलब उसको जितना पैसा मिला उसके बदले में उसको 1,20,000 रुपये मिले, ठीक है। तो हमारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? ट्रांजेक्शन हमारा हुआ गुड्स परचेज, हमारा एक ट्रांजेक्शन हुआ, और गुड्स सोल्ड, बेचा भी तो उसने, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है गुड्स सोल्ड, उसने 1 लाख का सामान खरीदा, उसे बेच दिया, ये हमारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब उसका उस जी ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट निकला वो क्या है? वो है हमारा रेवेन्यू हुआ 1,20,000 का, और 20,000 प्रॉफिट हुआ, ये हमारे इवेंट हो गए। फिर से देख लेते हैं, ट्रांजेक्शन हमारे क्या कहते हैं? हमने गुड्स खरीदा, ये एक ट्रांजेक्शन है, गुड्स को बेच दिया, ये एक ट्रांजेक्शन है। ये इन दोनों ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला कि हमारे रेवेन्यू हुई 1,20,000 की, 1,20,000 हमें कैश मिला, जिसमें से 20,000 हमारा प्रॉफिट था। ये हमारा इवेंट हुआ या ट्रांजेक्शन का रिजल्ट हुआ। अब हम बात करेंगे अकाउंट के बारे में। अकाउंट क्या होता है? मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ठीक है। अब आपके बिजनेस से कई तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे। आप मशीन खरीद रहे होंगे, मशीन गुड्स खरीद रहे होंगे, गुड्स बेच रहे होंगे, रेंट दे रहे होंगे, ठीक है। ये सब ट्रांजेक्शन्स अलग अलग हमारे बिजनेस में हो रहे होंगे। अब हम क्या, उनको सब एक ही जगह जब हम रिकॉर्ड कर देंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट में जितने भी एक तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं उनको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। जितने हमारे सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन उनको हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। जितनी मशीनरी अकाउंट बना लिया हमने, कुछ मशीनरी जितने भी खरीदे उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन मशीनरी अकाउंट में डाल दिए। फर्नीचर खरीदा हमने अपने बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर का एक अकाउंट बना दिया, उसमें सारे फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दे दिए। तो अकाउंट वही होता है कि जितने भी एक तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको हम एक जगह नोट करते हैं। ये हमारा एक अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड होती है, और क्रेडिट साइड हमारे राइट हैंड साइड होती है। पर्टिकुलर्स होती है डेबिट साइड, अमाउंट होता है, फिर क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स होते हैं और अमाउंट होता है। ये हमारा अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होती है कि ठीक है, एसेट्स एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट। कोई भी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में या तो कैश दिलवा सके या किसी प्रकार का बेनिफिट जो बिजनेस के काम आए वो, तो उसे हम एसेट बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है। अब वो आपका एसेट है। कैसे आपका एसेट है? वो 500 रुपये से आप फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट जो 500 रुपये में आ जाए वो या उससे कम, तो उसको हम अवेल कर सकते हैं। 500 रुपये में कुछ
सर्विस ले सकते हैं, 500 रुपये की आप टिकट ले सकते हैं, 500 रुपये में आप मूवी देख सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है फ्यूचर में, ठीक है। ये हमारी एसेट हुई। एग्जाम्पल हमारा कैश हमारा एसेट है, फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, फ़ायदा हमें दिलाएगा। बैंक बैलेंस, बैंक में भी जो हमारा बैलेंस है वो भी हमारा एसेट है। स्टॉक, जो कुछ भी हमने सामान खरीदा हुआ है बेचने के लिए, वो हमारा एसेट है, क्योंकि उसे बेचेंगे तो फ्यूचर में हमें कैश मिलेगा। ध्यान दीजिए, एसेट वही है जो हमें फ्यूचर में कैश या बेनिफिट दिला सके। मशीनरी भी हमारी क्या है, एसेट है। उससे हम प्रोडक्शन करेंगे, हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। उसे हम मशीनरी को अगर सेल कर देंगे तो कैश मिलेगा। फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट है, उसका यूज़ करते हैं हम बिजनेस में। तो फिर आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी एसेट है। जाहिर सी बात है, लैंड बिल्डिंग ऑफिस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हमारे एसेट्स वही होते हैं जो कोई भी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश या बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, वो एसेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी क्या होता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपका एक बिजनेस है, ठीक है, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब आपका कोई सप्लायर होगा जो आपको गुड्स प्रोवाइड करता होगा बेचने के लिए, ठीक। तो आप उनसे कभी कभी, जो आपका सप्लायर है उससे आप कभी कभी सामान लाते हो, पर उसे पैसे नहीं देते हो, बाद में देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देते हो, बाद में देते हो। तो अभी ये क्या हुआ, आपने उससे सामान तो ले लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, तो ये क्या हो गई, इसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। जो पैसा हमें किसी को चुकाना है, जो हमारे ऊपर बाकी है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस की। तो लायबिलिटी का मतलब है, लायबिलिटी मीन्स एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बिजनेस में लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पैसे से रिलेटेड, दैट द बिजनेस हैज़ टू पे टू अ पर्सन और बिजनेस, जो कि हमें हमारे बिजनेस को दूसरे पर्सन को हमें देना है, या दूसरे बिजनेस को हमें देना है, वापस करना है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप है कि किसी स्टोर से जाते हो सामान खरीदने, ठीक है। अब कभी कभी आप जाते हो उनसे ऐसे ही, जनरल स्टोर को, या आप उनसे ऐसे सामान ले आते हो, कहते हो उन्हें पैसे बाद में देंगे, ठीक है। आपने सामान ले आया लेकिन आपने उन्हें पैसे नहीं दिए, तो ये क्या हो गई, आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपको उन्हें पैसे देने हैं, ठीक है। इसे ही हम लायबिलिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन अ बिजनेस। आप ओनर हैं, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप जो कुछ भी पैसा उस बिजनेस में लगाएंगे वही आपका कैपिटल होगा। कैपिटल किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, एसेट्स के फॉर्म में होता है। कैश मतलब हम जो भी पैसा लगा रहे हैं, मनी, वो हमारा कैपिटल हो गया। गुड्स मतलब जरूर हमारे पास कुछ सामान हुआ है, हम सामान अपने बिजनेस में लगा दिए, वो भी हमारा कैपिटल हो गया। एसेट्स, हमारे पास कोई मशीनरी पहले से है, उसको हमने बिजनेस में लगा दिया, वो भी हमारा कैपिटल होगा। तो कैपिटल वही होता है जो अमाउंट, जो भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका बिजनेस कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे जो भी हमें पैसा मिल रहा है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि आपने गुड्स बेचे, सामान बेचे, जो भी पैसा मिला आपको वो आपका रेवेन्यू हो गया। सर्विस प्रोवाइड के केस में आपने रेंट पे दिया हुआ है ऑफिस या कुछ बिल्डिंग, तो उससे आपको जो पैसा मिला वो आपका रेवेन्यू हुआ। तो ये सब हमारे रेवेन्यू होंगे, ठीक है। अब इनकम क्या होता है, रेवेन्यू और इनकम कभी कभी हम एक साथ हम लोग यूज़ कर लेते, लेकिन इसका मतलब अलग होता है। इनकम क्या होता है, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम, ठीक है। आपने बिजनेस किया, आपको फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपने गुड्स बेचे, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। अब वो 1 लाख आपके पूरे तो थोड़ी ना, आपके कुछ खर्चे हुए होंगे, आपको सैलरी देनी होगी, आपको ये सब खर्चे होंगे, बिजली के बिल भरने होंगे, ऑफिस का रेंट भरना होगा, ये सब खर्चे होंगे। तो उन सब खर्चों का जितने भी एक्सपेंसेस है, मतलब कि गुड्स प्रोड्यूस करने में या सर्विस प्रोड्यूस करने में जितने भी खर्चे हैं, उनको हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, तो जो हमारा बचता है उसे हम इनकम बोलते हैं। ये हमारा इनकम का फॉर्मूला है। जैसा कि मैंने बताया था, इनकम कैसे पता चलता है, हमारा जितना भी हमारा रेवेन्यू हुआ है उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमें इनकम मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, ठीक है। आपने साल भर बिजनेस किया, सामान बेचे,
अब आपका साल आया ख़त्म होने को, आप बैठे हिसाब करने की कितना मेरा साल भर में मैंने कितने खर्चे किए और पूरे साल भर में मुझे बिजनेस करने से कितना पैसा मिला। तो प्रॉफिट वही होता है जब पूरे साल भर का टोटल एक्सपेंसेस जितना हमने खर्चा किया है उसको हम माइनस कर देते हैं कितने किसमें से, जितना हमने पैसा कमाया है। जाहिर सी बात है जितना हमने कमाया है उसमें से कितना हमने खर्च किया उसको निकाल देंगे, जो बचा हमारे पास वही हमारा प्रॉफिट होता है। गेन क्या होता है, गेन प्रॉफिट से अलग है। देखिए ध्यान से समझिएगा, गेन और प्रॉफिट का फर्क। जब प्रॉफिट क्या होता है, जो हम सामान बेच रहे हैं साल भर में, हमारा जो जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं जिस चीज़ का, उससे जो हमें फ़ायदा हुआ वो हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन गेन वो नहीं होता है, गेन होता है जो चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं जिससे हमें फ़ायदा हो जाता है, वो रेगुलर नहीं होती हैं। जैसे आपकी कोई पुरानी मशीन पड़ी थी, आपने उसे बेच दिया, आपको क्या हो गया, थोड़ा फ़ायदा हो गया, वो आपका गेन हो गया। आपके खिलाफ कोई केस चल रहा था कोर्ट में, आप उसे जीत गए, उससे जो आपको फ़ायदा हुआ वो आपका गेन हो गया। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंस देन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर आता है हमारा लॉस। लॉस क्या होता है, व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। साल के अंत में जब हमारे खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें हम, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। ठीक है, हमने सामान बेचा 10 लाख का, 10 लाख का हमें रेवेन्यू हुआ सामान वामान बेच के एक साल में, लेकिन हमारे खर्चे आ गए 12 लाख रुपए, तो 2 लाख का हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। या हम ये कह सकते हैं जब टोटल एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, जब टोटल एक्सपेंसेस साल के अंत में टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो लॉस होती है। जाहिर सी बात है हमारे खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा होंगे तो हमें लॉस ही होगा। अब हम बात करेंगे परचेजेस के बारे में। तो बिजनेस में परचेजेस का मतलब, ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि परचेज का मतलब सिर्फ वही चीज़ें खरीदना है जिसमें हम डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं कपड़े खरीदता हूँ उनको बेचने के लिए, तो ये मेरे परचेज होंगे। परचेज सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। या फिर मैं शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदूंगा वो भी मेरा परचेज ही है। तो परचेज का मतलब वही होता है जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं उन्हीं को खरीदना, वही हमारा परचेज होता है। नेक्स्ट हमारा परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्या होता है, जो हम सप्लायर से गुड्स हमने खरीदे हैं, ठीक है, उन्हें हम वापस कर देते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, सेल्स क्या होता है, सेल्स सेल्स वही होता है हमारे जो गुड्स हैं हमारे जिन्हें हम बेचते हैं बिजनेस में, जैसे जिसमें हम डील करते हैं, वो हमने कस्टमर्स को बेचे और उनसे कुछ प्राइस चार्ज किया, उसे ही हम सेल्स कहते हैं। सेल्स वही होता है, सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। हमारे पास जो गुड्स है हमने उसको ओनरशिप किसको दे दी, कस्टमर्स को दे दिया, उनसे बदले में एक प्राइस चार्ज कर लिया। ठीक है, तो यही हमारा सेल्स होता है। फिर आता है सेल्स रिटर्न। हमने जो सामान बेचा है वो कुछ कस्टमर्स वापस कर देते हैं, उन्हें ही हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हमारा, मान लेते हैं हमारा एक बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान बेच रहे हों किसी से खरीद रहे होंगे, ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल हमने 50 लाख का सामान खरीद लिया है, वो अब पूरा का पूरा तो बिक नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे करके बिकेगा। तो जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा है और अभी तक बिका नहीं है, रखा हुआ है, उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्या होता है समझ लेते हैं। सपोज हमारा कोई बिजनेस है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का बिजनेस है, ठीक है, अब एक साल पूरा होने वाला है, वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने वाला है हमारे पास, लेकिन हमारे पास अभी भी 50,000 का सामान बचा हुआ है। ठीक है, अब एक अकाउंटिंग ईयर, एक साल तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन जितने सामान बिकने अभी बाकी हैं, तो जो हमारा साल के अंत में सामान नहीं बिका, जो बचा हुआ पड़ा हुआ है हमारे पास, उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। हमारा 50,000 का सामान नहीं बिका, एक साल ख़त्म हो गया, अगला साल चालू हुआ, तो जो हमारा जो पीछे का जो सामान बचा हुआ था क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसको हम डेप्टर्स नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको डेप्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है, हम डेटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जो हमारे जो कस्टमर्स है, ठीक है, उनको हमने सामान बेच दिया लेकिन उनसे अभी पैसे लेने बाकी है। तो जिनसे हमें पैसे लेने बाकी हैं, सामान बेच दिया या सर्विस उनको हमें दे दी, उन्होंने पेमेंट अभी तक हमें नहीं किया है, वो क्या है, वो डेटर्स हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं,
क्रेडिटर्स वो है कि हमने भी तो किसी से, हम जो बिजनेस कर रहे हैं भी किसी से सामान लेते होंगे फिर दूसरे को बेचते होंगे, ठीक है। तो हमने जिससे लिया है, हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, उससे हमने सामान लिया है, उसे पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। कस्टमर्स क्या है हमारे, डेटर्स हो गए, और जो हमारे सप्लायर्स हैं वो कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। अब हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट क्या होते हैं, बैड डेब्ट वही होते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए किसी को उधार पे सामान बेचा हुआ था, ठीक है, आपका कोई बिजनेस था, आपने किसी को उधार पे सामान दिया हुआ है, लेकिन अब उसको वो मिलने की उम्मीद नहीं है कि अब वो पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है, उसकी पूरी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, अब वो पैसा मुझे वापस मिलेगा, तो उसे ही हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट मतलब जो पर्सन, जैसे एंटरप्राइज इज नॉट इन पोजिशन टू पे दैट, आपने इसको सामान बेचा है, ठीक है, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, वो सारी उसकी वो दिवालिया निकल गया, उसको उसके पास कुछ नहीं बचा कि वो पैसे आपको वापस दे सके, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। और जो हमारा पैसा डूबा उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट। डिफरेंस समझिएगा दोनों में। बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट हमारा जो पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है उसे हम बैड डेब्ट कह देते हैं। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसके पास कुछ नहीं बचा होता है देने को, वो हमारा उधार चुकाने के पोजीशन में नहीं होता है, उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। अब आते हैं सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मान लेते हैं कोई बिजनेस या कोई पर्सन है जो अपना उधार चुकाने के सक्षम है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो अपना जो भी उधार है वो चुका सकता है, तो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं हमारे, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो बिजनेसमैन सबको देता है, ठीक है, आपका कोई दुकान है, ठीक है, आपका कपड़े का दुकान है मान लेते हैं, आपने एक बैनर लगा दिया 20% ऑफ, मतलब वो डिस्काउंट मैं सबको दे रहा हूँ, कोई फिक्स परसेंटेज है कि मैंने 20% डिस्काउंट मुझे सबको देना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट ठीक है समझ लेते हैं। कोई कस्टमर आया आपका, उसने कहा भैया मैं सामान तो ले रहा हूँ लेकिन मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊँगा, पैसे मैं बाद में दूंगा, कहता है 1 हफ्ते बाद दूंगा, एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं कि वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते बाद दूंगा, ठीक है। अब वो आपका जो पैसा है, आपका पैसा डूब भी सकता है, या आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपके अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि सुनो भैया, आप 1 हफ्ते बाद नहीं, आप मुझे अभी पैसे दे दो, मैं आपको 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो हमें क्या हो गया, वो कैश डिस्काउंट हो गया। वो हमने किस लिए दिया है, तुरंत पेमेंट करने के लिए, कहा कि भैया आप मुझे तुरंत तुरंत पेमेंट कर दो, मैं इतना डिस्काउंट आपको और दे दूंगा, ये हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट वही जो हम सबको देते हैं, वो हमारा एक फिक्स परसेंटेज रहता है कैटलॉग प्राइस पे। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 200 का है, आपने कहा कि 200 पे मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कैश डिस्काउंट क्या हो गया, कैश डिस्काउंट मतलब कि आपका सामान ले लिया, ठीक है, कहा पेमेंट बाद में करेंगे, नहीं कहिए मैंने आप मुझे पेमेंट अभी कर दो, मैं आपका जो बना है उस पर 2% या 3% जितना भी उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, वो हमारा कैश डिस्काउंट हो गया। ट्रेड कैश डिस्काउंट हमारा तुरंत पेमेंट के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी या जिसे बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, जो बनाई जाती किस लिए, अर्निंग पर्पज से, पैसे कमाने के लिए। किस तरीके से पैसे कमाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करके या गुड्स बेच के। तो एंटिटी क्या होता है, वही एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि अर्निंग पर्पज से फॉर्म होती है। किस तरीके से अर्निंग करते हैं हम, या तो सर्विस प्रोवाइड करके या तो गुड्स प्रोवाइड करके, ठीक है, इसे हम एंटिटी कहते हैं। फिर आता है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर मतलब कि हमने साल भर में बिजनेस किया, कितने का हमें सेल्स हुआ, मान लीजिए हमने 10 लाख का सेल्स किया पूरे साल भर में, तो वही हमारा टर्नओवर हो गया। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए आपका डेयरी का बिजनेस है, तो आपके पास गाय भैंस जो भी होंगे उन्हें ही हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। ड्राइंग्स क्या होते हैं, देखिए ड्राइंग समझने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो बिजनेस होता है और उसका ओनर होता है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर अलग है, ठीक है। अब हम समझते हैं ड्राइंग्स क्या होता है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। हमारा बिजनेस है, बिजनेस में से हमने कुछ पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, या बिजनेस में से हमने कुछ सामान निकाल लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन्हें हम
ड्राइंग्स कहते हैं। कैसे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप है बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, ठीक है। अब वो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है। बिजनेस का जो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो बिजनेस का खर्चा होता है, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं, आपके घर का खर्चा है, वो आपका पर्सनल खर्चा है। तो आपने क्या बिजनेस से पैसा निकाला अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए, वो आपकी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। या फिर आपने घर के सामान वामान कुछ लाने हैं, आपको बच्चों की फीस भरनी है, आपने बिजनेस से पैसे निकाले और वो खर्च कर दिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गया, आपकी ड्राइंग्स हो गई। गुड्स मतलब आपका कोई किसी चीज़ का बिजनेस है, सपोज आपका बिस्किट्स का बिजनेस है, ठीक है। आपने कुछ बिस्किट्स घर ले जाने के लिए बिजनेस में से निकाल लिए, तो वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लें, वो बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या हो गया, हमारी ड्राइंग्स हो गए। अब हम बात करेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होती हैं, गुड्स वही सब चीज़ें होती हैं जो कि हम खरीदते हैं बिजनेस में बेचने के लिए, ठीक है। हम जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं से वो सामान खरीदते होंगे बेचने के लिए, तो जो हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए उन्हें ही हम गुड्स कहते हैं। या फिर हम कोई सामान बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री है, तो प्रोड्यूस करने के लिए, उस सामान को प्रोड्यूस करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो रॉ मटेरियल भी हमारे लिए गुड्स है। अब हम बात करते हैं स्टोर्स के बारे में। स्टोर्स क्या होते हैं, स्टोर्स देखिए वो जो मटेरियल होते हैं जो बिजनेस में कंज्यूम करने के लिए रखे हों, न कि बेचने के लिए, उन्हें हम स्टोर्स कहते हैं। समझ लेते हैं कि एग्जांपल से आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में 10-15 मशीन है, जितने भी मशीन लगे होंगे। अब उसमें आपने मशीनों में लगाने के लिए लुब्रिकेंट्स ये सब यूज़ किया, तो ये सब आपके क्या हो गए, स्टोर्स हो गए। पैकिंग मटेरियल हो गया, ये भी हमारा स्टोर्स हो गया। पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के कुछ पार्ट्स हो गए जो ओके हमारे स्टोर्स हो गए। तो स्टोर्स वही मटेरियल्स होते हैं जो बिजनेस में कंज्यूम करने के पर्पज से होते हैं, ना कि उन्हें बेचने के लिए, उन्हें ही हम स्टोर्स कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में और सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो भी रह गए हैं। थैंक यू।